ओके, तो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस क्लास में। और आज की डेट में हम लोग सीखेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अच्छा, आपको बता दें, लाइट चैप्टर में मेनली दो टॉपिक आता है। एक होता है आपका रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गया ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो टॉपिक है। इसके अलावा भी इसके सब पार्ट होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। फिलहाल यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिले और आप उसको अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन, पेंसिल, कॉपी ये सारी लेकर के बैठिएगा ताकि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा वो आप नोट कर पाएँ और आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए ये बेटर हो पाए। ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट कॉर्नर में हम देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज लाइट। अगर आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए और आया भी होगा कि लाइट एक्चुअली है क्या। तो चलिए ये डिटेल में मैं इस क्लास में समझाऊंगा, तो डिटेल में यहाँ से सुनिए ध्यान से, ठीक है ना। तो अगर कोई कहे ना कि लाइट क्या है तो आप उसको कई सारी चीज़ें बता सकते हो। पहले तो ये बता सकते हो कि लाइट इज़ एन एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। ये पहला पॉइंट आप बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट एक चीज़ और आप बोल सकते हो कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये दो बातें आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपली अगर कुछ डिफाइन करना हो, कभी कोई पूछे आपसे कि लाइट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर लाइट इज एन एनर्जी एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो ये दिमाग में आपके आ गया कि ये तो होता है लाइट। एंड वन मोर थिंग यू कैन ऐड ओवर देयर कि लाइट इज समथिंग व्हिच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। क्या करने में? टू सी, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो, विजुअल करना चाहते हो, तो आपको लाइट की नीड पड़ेगी। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हैं। जब भी डेफिनेशन बताना होगा तो ये बताइएगा। वैसे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई के अकॉर्डिंग लाइट का डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, पर चूंकि क्लास है ना और बिगिनिंग है और क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर बोल सकते हो रेडिएशन। एंड लाइट मेक्स अस इनेबल टू सी एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की हेल्प से देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब एक बात बताऊं आपको, लाइट को अगर आपको समझना है ना तो कुछ कॉन्सेप्ट जानना होता है, ठीक है ना। और उनमें से एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। किसके ऊपर आता है? नेचर ऑफ लाइट एक होता है कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड। ये थोड़ा आपके सिलेबस से बियॉन्ड है भाई, तो इसको सुन लीजिए केवल ठीक से ताकि आपको चीज़ें आगे समझ में अच्छे से आए। बाकी ये लिखना नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन अभी जाने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल होता है और ये 11th क्लास में पढ़ा जाता है। वैसे क्या है, एक होता है जिसे हम बोलते हैं पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट, ठीक है ना। थियरी ऑफ लाइट। इससे थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी बनती है तो आप कॉपरेट करिएगा, ठीक है। पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट। यहाँ एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वेव थियरी ऑफ लाइट। क्या होता है? वेव थियरी ऑफ लाइट, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो होता है उसे बोला जाता है डुअल थियरी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? डुअल थियरी ऑफ लाइट, ये बोलते हैं। अब आप समझिए, ये जो आप देख पा रहे हो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ये एक साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था जिनका नाम है न्यूटन। और इनके मानने के अनुसार ये है कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये जो लाइट आपको दिख रही है ना, ये सारा का सारा पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। पार्टिकल का नाम आप दे सकते हो फोटॉन। जैसे फोटॉन होते हैं ना, तो फोटॉन की तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हो। ऐसा न्यूटन जी का मानना था, जिन्होंने ये थ्योरी प्रोवाइड किया, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। बेसिकली ये तीन एंगल हैं, तीन अप्रोच हैं लाइट को समझने के लिए। तीन तरीके से लाइट को समझा जा सकता है। कोई ये मानता है, कोई ये मानता है, कोई ये मानता है। आपके मन में सवाल आएगा कि आप क्या मानोगे। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप सिर्फ यही मानो, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जब आप 11th और 12th में जाओगे तो इन दोनों के बारे में भी आप जानोगे और उस पर भी स्टडी आप अपनी कंटिन्यू करोगे।
तो एक बात ये क्लियर हुआ कि अगर हम न्यूटन की बात माने और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट माने, तो हम ये समझ पाए कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल नेम कॉल्ड फोटॉन। और अगर ऐसा है तो एक बात यहाँ से और निकल के आता है, वो ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेगी, यानी लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, सीधी रेखा में मूव करेगी। ऐसा इस कॉन्सेप्ट से निकल के आया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मान लीजिए और आज के बाद यही दिमाग में रखिएगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। लेकिन कुछ कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये मान रखा है कि लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन पार्टिकल्स, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसका नाम है वेव थ्योरी। इसमें साइंटिस्ट ने ये मान रखा है कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल का फॉर्म नहीं होता है बल्कि वेव फॉर्म में अवेलेबल होता है। वेव, वेव आप जानते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, जो आपके आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा क्लास 9th में। तो आपने देखा होगा एक डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ये वेव का फॉर्मेशन है ना, इस टाइप का वेव होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्मेशन में होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चीज़ें होती हैं, सब आगे वाली क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे, यानी कि 11th क्लास में। और ये डुअल थ्योरी ऑफ लाइट होता है। इसमें ये माना जाता है कि लाइट के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल और वेव दोनों वाली। मतलब इसमें एक तीसरे व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि भैया हम ये भी मानते हैं कि लाइट पार्टिकल भी है और ये भी मानते हैं कि लाइट वेव भी है, ये दोनों बातें मानते हैं। तो बस यही है डुअल थ्योरी। और डुअल थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दीज टू। आपने सुना होगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फार्मूला सुना होगा, ये चीज़ें यहीं से निकल के आएंगी और बहुत डिटेल स्टडी इस पे करना होगा इन फ्यूचर टू यू पीपल। तो फिलहाल अभी तो यही केवल मान के चलेंगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। तो अब इतनी बात समझ में आ गई। इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमें केवल एक बात कन्वे करना था आपको, और आप भी यही एक बात लेके चलिएगा कि लाइट विल ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। जब भी लाइट मूव करेगी तो वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और समझते हैं कुछ और चीज़ों को, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पे यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम देखो अगर आप ध्यान से, तो सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको विजुअल हो, क्योंकि मैंने व्हाइट कलर ले रखा था। अब यहाँ पे देखो ये सन है, ये ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। अब ये सन है तो सन से लाइट इमिट होती है, आपको पता है सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। अब सन से यानी कि सूरज से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, और ये एक फ्लावर है आप देख पा रहे हो, तो इसके ऊपर इस लाइट ने इंसिडेंट किया। जब ये लाइट इंसिडेंट करती है तो यहाँ से टकराने के बाद लौट कर इस व्यक्ति के पास आ गई ये लाइट, ठीक है ना। ये जो पर्सन यहाँ पे है इनके सामने ये लाइट आ गई और अब इनको ये दिखाई दे रहा है इस लाइट की हेल्प से कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। देखो ये सोच पा रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट ऐसे देख लिया और आपको डायरेक्ट दिखाई दे दिया। एक्चुअली कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, पहले उस लाइट से पहले उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इसके ऊपर पड़ेगा, फिर वो लाइट जो टकराया है वो लौट कर आपके पास आएगा, और जब वो आपके पास आएगा तो आपकी आंखें सेंस करेंगी कि कोई एक यहाँ ऑब्जेक्ट है, और फिर ब्रेन में आप समझ पाते हो कि हाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा, जिसका नाम शायद अगर इसे देख रहे हो तो आप बोलोगे कि फ्लावर है, और कुछ और देखोगे तो जो देखोगे वो बोलोगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बात और बता दूं ना, एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है ऑप्टिक्स। तो सवाल ये है कि सर ये ऑप्टिक्स क्या होता है, तो थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप उसको भी देख के समझ सकते हो। बेसिकली भाई, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि लाइट के बिहेवियर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं या लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो समझ लो वही ऑप्टिक्स है। तो कोई पूछे ऑप्टिक्स क्या है, तो आप बोलिएगा ऑप्टिक्स एक तरीके का, समझ लीजिए जब हम लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें या लाइट के बिहेवियर के बारे में समझें और पढ़ें, तो वो पूरी दुनिया, वो जो पूरा एक लाइक ब्रांच हो जाए ना, या फिर एक पूरा साइड कह सकते हो ना, वो क्या है, ऑप्टिक्स है। क्लियर माई पॉइंट। कुछ चीज़ें और यहाँ मेंशन है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए रीड कर दे रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जब कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसा मैंने अभी यहाँ समझाया ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को अगर उस पर इंसिडेंट कर रही है लाइट। और फिर क्या होता है, आई रिसीव द रिफ्लेक्टेड लाइट। इनकी आंखों ने इस रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव किया जो इधर आया, और फिर क्या हुआ, दस वी सी द ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।
उम्मीद है ये बात क्लियर होगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि वी सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, एक बीच में यहाँ मीडियम है कहीं ना कहीं। और आपको बता दूं ये मीडियम कैसा मीडियम है, बेसिकली एक एयर मीडियम है। और आपको पता होगा एयर मीडियम इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता है, ठीक है ना। ये ओपेक मीडियम की तरह नहीं है, ओपेक बॉडी की तरह नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से दिमाग में रखना। कभी कभी असर्शन रीजन के सवालों में ऐसे वर्ड को यूज किया जाता है, तो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप रिप्लाई कर पाओगे। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली जो लाइट होती है वो एक सीधी लाइन में चलती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। देखो कितनी सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ लिख रखा है, आप नोट्स भी बनाइएगा, यहाँ से देख के सारा सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करने में टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा, फिर से ऑन करिएगा और कंटिन्यू करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है और स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ती है, जैसे मान लीजिए आपने डस्टर देखा है, आपकी क्लास में स्कूलों में डस्टर होगा। अगर डस्टर के ऊपर यहाँ से टॉर्च कोई जला दे और लाइट ऐसे इसके ऊपर जाए, तो आपको पता है इसके पीछे इसकी एक शैडो बन जाएगी। अगर यहाँ कोई बड़ी सी दीवार है तो इस दीवार पे एक शैडो बन जाएगा इस डस्टर का, यस और नो। तो ये वही बात है यहाँ पे। अब कह रहा है इट इज यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। देखो एक बात मैंने अभी बोला, ये वाली लाइन को पहले आप ध्यान से देखो कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जब कभी कोई ये बोलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हम उसका नाम बदल के रख देते हैं रे ऑफ लाइट। क्या नाम रखेंगे मेरे भाई? रे ऑफ लाइट रखेंगे। मतलब जब लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है तो उसे हम लोग रे ऑफ लाइट बोलना प्रिफर करते हैं। बात समझ में आ गया? चलो कुछ चीज़ें और बताता हूँ। अब रे ऑफ लाइट समझ लिया ना, तो एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो कई सारी रे ऑफ लाइट है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे मैंने कई सारी रे ऑफ लाइट बना दिया। और ये सारी लाइट की रे जो है वो इधर से इधर जा रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि मोर देन वन लाइट रे हो गई ना, तो इसको बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। कुछ लोग इसको बीम ऑफ रे भी बोलते हैं, ये भी दिमाग में बना के रखना। और कुछ लोग इसी का नाम रखते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्यों पता है? क्योंकि ऑल दीज लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप चाहो तो बीम ऑफ लाइट बोलो और चाहो तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलो। बात समझ में आ गया ना? तो ये था पहला पॉइंट और ये था दूसरा पॉइंट। इसको कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि जब रे डायग्राम पढ़ोगे ना तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखो छोटा सा एक और बना दे रहा हूँ, जगह तो कम है पर ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो रफ कर दूंगा तो स्पेस प्रॉपर हो जाएगा। अब मैं नोट करता हूँ। तो दो मैंने बना दिया था, आपको याद होना चाहिए। तीसरा मैं बना रहा हूँ। तीसरे में क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ सोर्स है, ठीक है ना। ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से लाइटें निकल रही हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे लाइट इमिट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन ही बनाइएगा आप। तो ये जो लाइट इमिट हो रहा है ना, आप देखो तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्ज। बेसिकली ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको बोला जाता है डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट। पता है क्यों डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट बोलेंगे? क्योंकि ये सारी की सारी लाइटें बाहर की तरफ जा रही हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, एक लाइट की रे नहीं है, एक दो तीन कई सारी लाइट की रेज हैं, तो इसीलिए हमने डाइवर्ज के साथ बीम भी लगा दिया था, तो पूरा नाम हो गया डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया ना। मैं यहाँ पे चौथा पॉइंट भी इंडिकेट कर रहा हूँ, इसको भी देखो ध्यान से। मान लो कई सारी लाइट की रे एक ही जगह पे आगे कलेक्ट हो जा रही है, कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये लाइट की रे आई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जा रही है, कलेक्ट हो जा रही है। तो इसे पता है हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्ज। क्या बोलेंगे? कन्वर्ज बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कन्वर्ज बीम ऑफ लाइट। अच्छा ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तीनों लाइट की रे एक पॉइंट पर आके कलेक्ट हो जा रही हैं, कई डायरेक्शन से आ रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं
और आके एक ही जगह पे मिल जा रही है, कलेक्ट हो जा रही है। तो जब ऐसा हो कि तीन या कई सारी लाइट किरणें एक ही जगह पे आके मिले तो उसे कन्वर्ज बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जब वो बाहर की तरफ ऐसे स्कैटर होते हुए आपको दिखाई दे, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे, तो उसे डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और आपको तो मैंने बता ही दिया था पहले वाले में कि इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और अगर ऐसे 2 3 4 या इससे ज़्यादा भी हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो दीज आर द 4 बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कॉपी में 1 बाय 1 ऐसे नोट कर लीजिएगा। इनका नाम बस आपको मालूम होना चाहिए और स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, यानी कि डायग्राम की कैसे होता है, ताकि आगे जब इन टर्म का मैं यूज करूँ तो आप अच्छे से समझ पाए। उम्मीद है कि ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है डिस्कशन का, वो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आता है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे एक कैंडल जल रही है, यहाँ से निकलने वाली लाइट, ये देखो एक प्लेट, बी प्लेट, सी प्लेट, ये ए बी सी 3 प्लेट मैंने लगा रखा। तो यहाँ से लाइट निकले और सीधे ऐसे जा रही है, आप देख पा रहे होंगे सीधे जा रही है। तो इस डायग्राम से ये क्लियर होता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ये न्यूटन की थ्योरी पे बेस्ड है, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे कुछ एक चीज और लिखा हुआ है। एक्चुअली जो मैंने यहाँ बताया ना, उसका डायरेक्ट मेंशन यहाँ नहीं है, बल्कि इस बात का विरोध करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा है, कह रहा है if there is a very small opaque object on the path of light, it show a tendency to bend around it and this effect is called as diffraction। बेसिकली ये कह रहा है कि इसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं और ये स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट को फेल करता है, मतलब ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट गलत है। तो जो हमने आपको डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट को कोई सही मानता है तब ये बात गलत हो जाता है कि और लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। लेकिन हम लोग तो वेव को भी मान नहीं रहे हैं, हमने तो न्यूटन को मान रहे हैं, तो इसलिए हम यही मानेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। पर आप इतना जरूर जान लीजिए कि ये भी नेचर है और थोड़ा बहुत तो आप वेव के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे भी, तो इसको भी समझते चलिए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। थ्योरी तो पढ़ लिए, बहुत कम समझ में आया होगा। यहाँ डायग्राम देखो, मान लो इधर से लाइट आ रही है और ये एक बैरियर है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ बीच में होल बना हुआ है। तो लाइट आएगी ना तो इसमें टकराएगा और जो छोटा सा होल है उसी के थ्रू बाहर निकलेगा, तो लाइट अपना शेप ऐसे ऐसे बढ़ाने लगेगी। क्योंकि ये सीधी अगर जाती ना तो स्ट्रेट निकल जाती, पर ये क्या है कि जब इसके रास्ते में कोई रुकावट बनता है तो ये वेव के फॉर्मेट में अपने आप को कन्वर्ट करती है और आगे बढ़ती है इसी वेव की तरह। जैसे वाईफाई का सिंबल नहीं होता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही से ये बढ़ने लगेगा, तो यहाँ आगे बढ़ रहा है। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। आप एग्जाम्पल एक ले सकते हो कि मान लीजिए इस कमरे में, ये 2 कमरे हैं, इस कमरे में जब लाइट जलती है तो इस कमरे में भी उसकी हल्की रोशनी धौंस जो होती है, ग्लो अवेलेबल होता है, ठीक है ना। ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है ना। तो उस वो किस वजह से होता है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, जैसा इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ वाइड गैप है तो स्मॉल डिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ नैरो गैप है तो लार्ज डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। गैप के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। बाकी ये भी थोड़ी सी पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैटर के लिए है, एक्स्ट्रा स्लाइड के फॉर्म में मैंने ऐड कर रखा है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अब आगे और सीखेंगे कुछ और चीज़ें जो हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अब हम आ चुके हैं इस स्लाइड पर और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने पास सेव रख लेना इसको, ठीक है ना। लेकिन अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है ना, डिटेल में। चलिए समझते हैं इसको क्या है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सबसे पहले तो ये टॉपिक हमें समझना होगा। रिफ्लेक्शन मतलब मेरे भाई होता है ना, टकराना और टकरा के लौट के आना। तो देखो, आप ये डायग्राम देखो, अभी थ्योरी मत देखना, अभी बस डायग्राम देखो। ये देखो, इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है, जो लाइट आती है कहीं से भी आए, किसी सोर्स ऑफ लाइट से आए, सन से आए या बत्ती से आए, बल्ब से आए, कहीं से भी आए, तो उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टकरा के बाद जब लाइटें लौट के जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। ये एक सरफेस की तरह है, ये जो मैं आपको दिखाया हूँ ना, ये एक सरफेस है। वो वाटर हो सकता है, वो कोई अदर सरफेस होता है, मैंने नॉर्मल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्या होता है, जब कोई लाइट की रे आती है और टकरा के इस तरीके से लौट के जाती है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
अच्छा, रिफ्लेक्शन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि लाइट जिस मीडियम से आएगी उसी मीडियम में टकरा के वापस जानी चाहिए। मतलब ये एयर मीडियम से आ रही है ना, तो यहाँ भी ये एयर मीडियम में ही जा रही है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा मीडियम? एयर मीडियम होना चाहिए। क्लियर माई पॉइंट? तो बस यही इतना दिमाग में आप अगर रख लिए तो आपको बात समझ में आ जाएगा। अब आप थ्योरी पढ़िए और समझिए। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। मतलब जब कोई लाइट की रे किसी सरफेस को हिट करने के बाद बाउंस बैक होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है द लाइट रे दैट हिट द सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। मतलब ये जो लाइटें हैं, ये सारी लाइट की रे जो हिट कर रही है आकर के, इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। और कह रहा है द लाइट रे दैट बाउंस बैक, मतलब टकराने के बाद जो लौट के निकलती हैं लाइट रे, यानी कि ये सारी लाइट रे, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। तो आपको इतना समझ में आया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। याद रखना ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी बनाना। अच्छा, इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, ये बनाएंगे। ये तो मैंने एक पिक्चर ले रखा है, आप ऐसे डायग्राम बनाओ। ऐसे एक सीधी लाइन लो, यहाँ पे शेडेड कर दो और यहाँ पे ऐसे लाइट आएंगी, दो तीन लाइट की रे ऐसे इंसिडेंट करा दीजिए और फिर टकराने के बाद ये इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। तो इसी को आप रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। याद रखिए डायग्राम में मैंडेटरी है कि आप एरो जरूर लगाएं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ आई आर, इंसिडेंट रे, और इसे मैं बोल दे रहा हूँ आर आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाओगे। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोला जाता है पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस इसे बोला जाता है। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना। इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। तो बस यही डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। चलो थोड़ा सा और समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगला एक टॉपिक यहाँ पे दिया है कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन कितने टाइप का हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, लाइट का रिफ्लेक्शन ना बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस पे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बनाया था, तो ये जो मैं सरफेस बना रहा हूँ, ये किस बात का इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि ये मैं पॉलिश कर रहा हूँ इस सरफेस को। और ऊपर वाला जो वाला सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, इसको इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक तो ये हार्ड होता है, और क्या होता है, और ये स्मूथ कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। बेसिकली स्मूथ होना चाहिए, लेकिन तो अगर सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, और अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ तो सरफेस अजीब सा है पर ये स्मूथ की तरह बिहेव किया। आप बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो कंप्लीटली, ये ऐसे कर लो, ठीक है ना। अब आपको दिखेगा तो ये पूरा सरफेस जो है वो स्मूथ दिखेगा। अब क्या है, स्मूथ सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट कर रही है तो जिस पैटर्न में इंसिडेंट कर रही है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर रही है। देखो सबका जो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का पैटर्न है वो एक सेम दिख रहा होगा आपको, है ना। एक नियम के तरीके से दिख रहा होगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर कह सकते हो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक और दिख रहा होगा आपको, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है पता है? जब सरफेस रफ हो मतलब क्या हो, मान लीजिए सरफेस ऐसे है, अब यहाँ पे खुरदरा हो, थोड़ा बहुत अजीब टाइप से ऐसे हो, तो लाइट आएगी तो कोई ऐसे जाएगा, ये लाइट आएगी तो पता चला ऐसे जाएगा, ये लाइट आएगी तो पता चला ऐसे जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। तो जब कभी ऐसा केस बनता है तो इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, आप पढ़ लो एक बार। चलो मैं देख दे रहा हूँ यहाँ पे। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ अ स्मूथ शाइनी सरफेस एट द सेम एंगल इट हिट द सरफेस, तो उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब होता है व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ अ सरफेस इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन एट मेनी डिफरेंट एंगल। मतलब जब लाइट कई सारे एंगल में, अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट करती है तो उसे डिफ्यूज बोलेंगे। और सेम एंगल के पैटर्न में अगर रिफ्लेक्ट करती है तो उसे रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये रही बेसिक बातें, ये क्लास 1 का मैटर है। यदि चीज़ें पसंद आई हुई हों तो हमें ज़रूर बताइए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी समझ पाए, देख पाए। और हाँ, हमें बताइए ज़रूर ताकि मैं इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर
अपलोड करूं और आप उसको देखें, समझ पाए। वैसे मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं इसका पूरा सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरी तरीके से आप समझ पाएंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन हमें उसके लिए आपका फीडबैक चाहिए होगा ज़रूर, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर हम लोग दोबारा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।